भाई मैं सफारी लेने का प्लान तो कर रहा हूँ, बट यार एक गाड़ी में सिर्फ फॉरवर्ड व्हील ड्राइव आता है, तो क्या गाड़ी में क्या पावर होगी या नहीं होगी? और अगर ले भी ली तो इस गाड़ी के इंजन में बार बार क्लचर में लाइट आती है, इंजन में भी दिक्कत आती है, तो कहीं मेरे पैसे खराब ना हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें यार पेट्रोल का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है, तो कैसे काम चलेगा ये? मैं अपने पैसे खराब ना कर लूँ इस गाड़ी में। बाकी इसमें 4x4 का भी ऑप्शन नहीं आता, वो रहा था ना भाई, ये गाड़ी जमती। सो भाई मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। तो यही सब क्वेश्चंस जो लोगों ने मिथ बना रखे हैं, क्या सही में इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए हमें जब हम टाटा सफारी प्लान कर रहे हैं या नहीं? और ये जो हमने पॉइंट कंसिडर करे हैं, ये मेरे पॉइंट नहीं है भाई, ये हैं हमारी ऑडियंस के पॉइंट। जो टाटा जिसने आज तक चलाई भी नहीं है, वो भी ऐसी ऐसी फालतू की बातें बोलता है। तो आज इन मिथ्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो जो जो टाटा सफारी प्लान कर रहा है, लास्ट तक जरूर देखना, कि जिससे कि भाई अपना हार्ड एंड मनी एक अच्छी जगह आप इन्वेस्ट कर पाओ। और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अपना ओपिनियन जरूर दूंगा। बाकी सब माइंडसेट आपका है कि आप लेना चाहते हो या नहीं। भाई सबसे पहला मिथ, गाड़ी ये है फॉरवर्ड व्हील ड्राइव। देखो सफारी डिकोर, सफारी स्टॉर्म जो इससे पहले आती थी, वो रियर व्हील ड्राइव भी आती थी, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों टाटा टाटा कंपनी ने करा कि फॉरवर्ड व्हील ड्राइव दी है? देखो ये तो कंपनी के टोटल डिपेंड करता है कि कंपनी ने क्यों दिया है ऐसा। बट द फैक्ट इज कि जब से इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, 24,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई फॉरवर्ड व्हील ड्राइव के नाम पर गाड़ी में पावर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 लीटर का इसमें कायरोटेक डीजल इंजन पावरफुल देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 167 bhp और 350 Nm ऑफ टॉर्क। हालांकि अब सब ये कहते हैं कि फॉरवर्ड व्हील ड्राइव में पावर नहीं मिलती और ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी नहीं होती। टोटली एग्रीड। बट ऑफ रोडिंग का नाम आप इसको क्यों दे रहे हो? ये उस प्लेटफॉर्म पे नई डिजाइन हुई है भाई। जो ऑफ रोडिंग गाड़ी है उनके लिए अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं। महिंद्रा की थार हो गई है, थार रॉक्स हो गई है, आप और भी अलग कैटेगरी की गाड़ी हो गई। तो आपको अगर ऑफ रोडिंग की गाड़ी चाहिए तो आप वहां जाके लो ना। इस गाड़ी में लेके आपको करना क्या है? अगर ये गाड़ी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव दे रही है, तो आप उसको ऑफ रोड की तरीके से ना लेके ये देखो कि फॉरवर्ड व्हील ड्राइव दे रही है। तो जब गाड़ी को जब प्रैक्टिकल चलाओगे, मेरी बातों पे भी ना जाओ, तो एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आओगे, तब आपको पता लगेगा कि गाड़ी के अंदर कितनी पावर है। मैं खुद ये क्लेम करता हूँ, पहाड़ों तक पूरी 0 पॉइंट तक मैं लेके गया हुआ हूँ। पूरी ऑक्यूप मतलब मेरे साथ जो थे 7 मेंबर थे, और आपका भाई पूरा लगेज के साथ। गाड़ी ने कहीं भी ऐसा फील नहीं कराया कि अंडर पावर है। इकोनॉमी मोड में भी गाड़ी ऐसी ऐसी जगह चलती चली गई है, पूछो मत। दूसरी चीज, जब आप फुली गाड़ी में लोग बैठे हैं स्पोर्ट मोड में लगा के 160 170 स्टेबिलिटी के साथ जो चलती है, सस्पेंशन जो है गाड़ी की, और लाजवाब है। या तो फॉक्सवैगन दे रहा है या नहीं तो टाटा दे रहा है इस टाइम पे भाई सस्पेंशन। तो जो थोड़े गवार लोग हैं या पढ़े लिखे नहीं है, या जिन्होंने आज तक टाटा यूज नहीं करा, या जिनके बस की नहीं है टाटा की गाड़ी लेना, तो ये सब कहना छोड़ दो कि फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है और अंडर पावर होगी। चला के देखो, अच्छी अच्छी गाड़ियों को ये भाई तोते उड़ा देगी। भाई अब कर लेते हैं इंजन की बात। देखो इंजन की कुछ ऐसी बात है, मैं बार बार इसलिए ये कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको कि जिससे आपको पता लग जाए कि टाटा के इंजनों में दम है। ऐसा नहीं है कि जो बात पहले लोग कहते आ रहे हैं वही मिथ अभी तक नई जो अब फेस लिफ्ट आ रही है सारी, उनमें भी चलता है। डेकोर हमने चलाई है 2.5 से 3 लाख, 2 से 2.5 लाख किलोमीटर चलाई है, आराम चलाई है, 2.5 लाख से ऊपर चलाई है। स्ट्रॉम भी चलाई है, दिक्कत नहीं आई है कहीं भी। हालांकि उन गाड़ियों के सस्पेंशन में, ईबीएस में थोड़ी दिक्कत थी, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते थे। बट अब ये जो गाड़ी फेसलिफ्ट वाला है, इसको अगर आपने चला ली तो भाई अच्छी से अच्छी गाड़ी फेल है। सस्पेंशन तो मैं बता ही चुका हूँ। हालांकि मेन इंजन की बात की जाए, अभी तक 24,000 किलोमीटर में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा कि कहीं इंजन की वार्निंग आई हो, इंजन लाइट की वार्निंग आई हो, कुछ भी दिक्कत आई हो क्लस्टर में, और कहीं गाड़ी बीच में सीज हो गई हो। कुछ कस्टमर्स के साथ हुआ है, देखो उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि हो सकता है, उनके वैल्यूज की रिस्पेक्ट करता हूँ कि कुछ गाड़ी में दिक्कत आ गई हो। अब ऐसा नहीं है कि आप एक गाड़ी में दिक्कत आ जाए तो हर गाड़ी को ये बोल दो कि टाटा सफारी बेकार है। एल्काजार 30 से पहले मेरे पास, उसमें कुछ माल फंक्शन हो गया था, गाड़ी बीच में सीज हो गई थी, क्रेन से मैं उसको उठा के ले गया था। अब hyundai तो भाई फिट एंड फिनिश में, इंजन रिलायबिलिटी में तो काफी आ गया है। तो ये मत सोचो, टोयोटा की इनोवा भी मैंने क्रेन में जाती हुई देखी, अच्छी अच्छी गाड़ियां क्रेन में जाती हुई देखी है। तो जिन, और ये सबसे बात मुझे बड़ी बुरी लगती है कि जो लोग जिनको नहीं भी पता होता ना, अगर मैं टाटा यूजर नहीं हूँ, मैं ये कह दूं कि नहीं भाई इंजन की दिक्कत है, वो लोग वो मान लेते हैं, फिर आगे वही पास करते हैं। तो जब तक खुद नहीं चलाओगे नहीं पता लगेगा। एज अ टाटा यूजर 2010 से लेके आज 15 साल से यूजर हूँ सफारी का। डिकॉर थी 2010 में, 2014 में दी थी स्ट्रॉम, 2024 में लास्ट ईयर में हमने ये टाटा सफारी ली है। तो भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से, कोई भी इंजन में लेके आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
कैसे भी चलाओ, अभी तक तो मैंने रफ एंड टफ मेरे अकॉर्डिंग खूब चलाई है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब वो लोग कौन से प्लैनेट से आए हैं, मार्स से आए हैं, मंगल ग्रह से आए हैं, तो मुझे नहीं पता उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस गाड़ी को लेके। तो ये ऐसे मिथ्स मत फैलाओ इस गाड़ी को लेके। अब बात करते हैं, सिर्फ डीजल में ही ये अवेलेबल कराया गया है। देखो, जो सबसे पहले आप अब जो बताते हो, रिकमेंडेशन देते हो टाटा कंपनी को कि ये चीजें सफारी में होनी चाहिए, वो आके जा चुकी हैं। 4x4 भी आता था, पेट्रोल भी आता था, डीजल भी आता था, लेकिन अब जब गाड़ी होती है उसकी वैल्यू नहीं करी जाती, जब चली जाती है तो उसके बारे में फिर सजेशन देने लगते हैं लोग, तो वो चीज काफी गलत है। ऑन द सेकंड थॉट, यहाँ पर इंडिया में जो सेल फिगर है वो एज कम्पेयर टू पेट्रोल गाड़ियों का बहुत कम है, डीजल का ज्यादा है, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी देखने को मिलती है इनमें। तो प्रैक्टिकलिटी जो है, हाईलाइट यही है कि डीजल वेरिएंट ज्यादा बिकता है, इसलिए सफारी सिर्फ डीजल में लाए गए हैं। पेट्रोल में अगर आप स्कॉर्पियन में देखोगे बिकती है, नो डाउट वो भी गाड़ी बिकती है, बट जिस रेशियो में डीजल बिकती है तो उस रेशियो में भाई आपकी पेट्रोल नहीं बिकती है। पॉइंट होना चाहिए था, एक्सेप्टेबल है, बट अगर सिर्फ डीजल ही दिया गया है तो इसको यह कहने की जरूरत नहीं है कि डीजल ही आता है तो गाड़ी को हटाओ। गाड़ी से सिर्फ डीजल आने पे उसकी परफॉर्मेंस से पूरी आप जज नहीं कर सकते। गाड़ी जिसने ये ले ली है, मेरी रिकमेंडेशन से काफी लोगों ने ली है, और जब से मैं ये चला रहा हूँ तो सब लोग खुश हैं जिनको मैंने रिकमेंड करी है। अब बात कर लेते हैं 4x4 की। सेम बात ही अप्लाई करूंगा कि ऐसे सेगमेंट के लिए आपको ऑफ रोडिंग के लिए भी और गाड़ियां दे रखी हैं। 4x4 ठीक है, 4x4 से सही में ग्रिप आती है, कहीं गाड़ी फंस जाए तो 4x4 वहां काम आता है। बट मेरे साथ शायद एक मडी एरिया में मैं गया था, वहां पे कीचड़ जैसी सड़क थी कोई, इसके लिए ना आपको शायद छोटा सा स्पोर्ट मोड दे दिया जब पावर ज्यादा आ जाती है, तो वो पावर जितना अपने आप को आगे पुश करती है ना, तो शायद वो 4x4 का तरीका तो भाई नहीं करेगी काम, बट इतनी पावर आ जाती है कि आप ऐसी जगहों में जहाँ पे कीचड़ वाला एरिया है या कोई जगह ऐसी जो ऑफ रोड रफ रोड है, तो वहां पे बहुत अच्छा ये परफॉर्म करती है। 4x4 अगर आप इसको सिर्फ ये बोलोगे 4x4 की वजह से हम गाड़ी को नहीं लेंगे, तो वो भी आपका मिथ बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि फॉरवर्ड व्हील ड्राइव जो ये दी है आपको, इसमें आपको बहुत बढ़िया एक पंची इंजन देखने को मिलता है, जिसमें कि पावर आप इमेजिन में नहीं कर सकते हो। स्कॉर्पियो एंड डीजल में चला लेना, ये चला लेना, और इसके साथ की जितनी भी इसके सेगमेंट की है उनको डीजल में चला लेना, शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि सफारी किस किस कैटेगरी में और किन किन गाड़ियों का बाप है। ठीक है, तो इन सब जितने भी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, तो काफी लोग इनको ये कंसिडर करते हैं कि इन पॉइंट्स की वजह से हम गाड़ी को नहीं लेंगे, जो कि टोटली रॉन्ग है भाई। 4x4 का ऑप्शन होना चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ, बट जब से मैंने ये चलाई है तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यार मेरा 4x4 कहाँ काम आया। सीरियसली मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कहाँ मुझे काम आना भी चाहिए था। जो जो 4x4 मांग रहे हैं तो आप बता देना कहाँ का काम होना चाहिए। हालांकि अब ये मत बताना कि इसके फायदे क्या हैं, फायदे मुझे भी पता है। जब आप डे टू डे लाइफ में गाड़ी रन करते हो या चलाते हो तो उसमें 4x4 का क्या फायदा है, इस चीज का आप मुझे बताना। मुझे अभी तक तो कोई फायदा नहीं लगा इस गाड़ी से, मैं अभी तक तो खुश हूँ। बाकी कुछ जो नेगेटिव्स हैं वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो ऐसे नेगेटिव्स हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हो, वो बात का पॉइंट है। तो ये मिथ भी क्लियर करो और इन चीजों को रोना बंद करो कि यार ये गाड़ी में 4x4 भी नहीं आता। सो भाई यही थी मेरी तरफ से वीडियो। देखो, जिनको टाटा सफारी लेनी है, मेरी रिकमेंडेशन क्या, मेरा ओपिनियन क्या है, मैं इस गाड़ी से काफी खुश हूँ। और कुछ दिक्कतें हैं, ग्लिचेस वगैरह की हैं, लेकिन अपडेट कराओगे तो वो दिक्कत आगे नहीं आएंगी। अच्छे तरीके चलाओ, जेंटल तरीके चलाओ, गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और अच्छा आपको भाई माइलेज वगैरह सब ये देती है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको लेनी चाहिए गाड़ी। नहीं लेना चाहते वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप दूसरों की सुनना चाहते, जिनके पास टाटा वो ओनर भी नहीं है उनकी सुनोगे तो भाई वो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे तो फिर नेक्सॉन भी खराब है, पंच भी खराब है, सभी खराब है टाटा की, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो जो भी आपसे ऐसी बातें बोलता है। और मेरी भी बात नहीं समझ आ रही है तो जाके एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आओ, टेस्ट ड्राइव ऐसी लो, एक दिन ली फिर दोबारा तीसरे दिन लेके आओ, डिस्कस करो जिनके पास टाटा सफारी है, मेरे से डिस्कस करो कि क्या एवरेज है, मैंने सब अपने चैनल पे डाल रखे हैं चीजें, विजिट करो। और कुछ इस गाड़ी के रिगार्डिंग पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।